आपने राजद क्यों छोड़ा? आप एक मुखिया थे, मामूली मुखिया जो कहा जा रहा है। इस मामूली मुखिया में ऐसा क्या दिखा? ये मानती हैं कि राजद ने आपको बहुत आगे बढ़ कटता तब जब आप किसी पद पे नहीं हो। कौन 2020 में हराने के लिए पूरा कमर कसा हुआ था? और क्यों परिहार की जनता बागी हुई? रितु जायसवाल जो है वो राजद के साथ गद्दारी की या की? मैं तो राजद के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हूँ। आप वहाँ विफल हुई लोगों को समझाने में, मनाने में, अंदरूनी कलह को खत्म करने में। क्या तेजस्वी यादव की रणनीति गलत? अगर आप रितु जायसवाल को वोट दे रहे हो तो आप राजद के विरोध में ही तो वोट दे रहे हो। इतनी जल्दी किस बात की थी जो राजद से मोह मोड़ना पड़ा? आप 25 में आ रहे हैं, मैं 24 की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात, इसमें तेजस्वी यादव की गलती है या नहीं? कहीं कोई गलती नहीं। पार्टी तो अगर पार्टी के अंदर हो रही है वो उसकी जिम्मेवारी किसकी है उसको सहेजने की? आप भी थी पार्टी। अगर आप वहाँ पर विफल रहे या आप अगर इन फाइटिंग को नहीं रोक पाए, आप अगर विश्वासघात को नहीं रोक पाए, ये जिम्मेवारी मेरी थी क्या वहाँ पे? क्या मैंने मेरी मेहनत में पार्टी को बनाने में, महिलाओं को जोड़ने में क्या मैंने कोई कमी रखी? परिहार की जनता ने कहा या आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने? आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा। आरजेडी शीर्ष नेतृत्व ऐसा क्यों चाहे अपना उम्मीदवार भी देगी और रितु जायसवाल को भी लड़वाएगी? मुझे राजद का वोट पाना है। मेरे दिमाग में था कि जो भाजपा के भी वोटर्स हैं या जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको मैं कैसे अपने साथ जोड़ूं। मैं अहमदाबाद गई, मैं मुंबई गई, मैं दिल्ली गई, मैं धारावी जैसी और तमाम स्लम एरिया में भी जहाँ पर लोग रह रहे थे या सिलाई का काम कर रहे थे, मैं एक एक जगह पे, मतलब दिल्ली पे भी हर एक जगह पे जा जा के लोगों को सभाएं करी थी। फिर मुझे यहाँ से फोन आ रहा था कि मैडम आप वहाँ पे मतलब लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, घूम रही हैं, वहाँ जान खपा रही हैं, यहाँ तो कोई और कैंडिडेट के तौर पे घूम रहा है। पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाएंगे कि भाई अब वो नहीं तो हालांकि किसी की पुतोहू तो किसी का ये तो आपको झेलना पड़ेगा। आप ही भेजते हो और आप ही फिर खींचते हो, उससे जनता की भावनाओं को चोट पहुंचती है ना। अच्छा, रितु जैसे 2025 के चुनाव में बुरी तरह से आरजेडी हारी। अगर 2 सीट भी कम जाते तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक चली जाती। बिल्कुल। ऐसे में एक ही सीट मानते हैं हम, 2 सीट तो बहुत है, एक ही सीट। क्या कारण रहा? तेजस्वी यादव पर कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाए, संजय यादव पे आरोप लगाया, हम नाम भी ले रहे हैं, छोटे लाल राय, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया। उसी तरीके से एक उम्मीदवार ने कुर्ता पजामा फाड़ के जो है शराब तक दे दिया कि भाई बुरी तरह से आप बर्बाद हो जाएंगे, हार जाएंगे। पैसे को लेकर भी लोगों को दबाव बनाया गया, उसी आधार पर टिकट दिए। नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, कल नॉमिनेशन होना है और एक दिन पहले सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे आपके कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप आरजेडी के खिलाफ बोलिए, हमारा मानना है कि ये कॉमन सवाल से हर किसी को गुजरना पड़ता है। क्या ये सच्चाई है कि राजनीति में बिना पैसा कोई आगे नहीं बढ़ सकता है? रितु जायसवाल को जिन मुसलमानों ने वोट दिया उनसे गद्दारी हुई, जिन यादव समाज के लोगों ने वोट दिया उनसे गद्दारी हुई। अब वो कहाँ जाएंगे? मुसलमान टूटेंगे, यादव टूटेंगे, क्योंकि राजद से बागी होकर आप निर्दलीय लड़ी तो ठीक है, आपको वोट मिला। भाजपा से बड़ा दिक्कत रहता है। निर्दलीय में जो आवाज होती है ना, वो आवाज शायद किसी पार्टी में बन के नहीं हो सकती। मैं चुनाव अगर जीतती हूँ निर्दलीय आपके वोट से, तो आप यकीन मानिए कि फिर मैं दल के दलदल में नहीं जाऊंगा। तो वो तो काम की उम्मीद लेके मेरे पास आएंगे, मैं काम कैसे करूँ? 6 साल तक दहली पे बैठ के इंतजार करूँ कि भाजपा को गाली देने वाली, भाजपा को कोसने वाली, महंगाई के मुद्दे पर बात करने वाले अब किस जुबान से कैसे बोलेंगे? तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जात देखकर जो है गोली चलाया जा रहा है, आरजेडी वाले कह रहे हैं जात देखकर जो है एनकाउंटर किया जा रहा है। सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होगा। अपराधी कोई भी होगा, अगर वो सत्ता पक्ष से भी गलती से अगर निकल जाए तो उसका कोई सदस्य या मेंबर है वो भी नहीं बख्शा जाएगा। बहुत कुछ महीने पहले नीट छात्रा के साथ जो घटना घटी जी, उस पर भी आपने बोला है। अभी बस कुछ दिन पहले होटल में जो है पिता और पुत्री, परसों ज्वाइन किया, मैं वही कह रहा हूँ कि पिता और पुत्री थी, पुत्री के साथ क्या हुआ ये भी आप तक न्यूज पहुंचा। उस मामले में भी अब तक क्या हुआ कि रितु जायसवाल भाजपा में शामिल हुई, कुछ न कुछ बड़ी बात। क्या कोई कंडीशन भी साथ में लेकर आई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप देखोगे कि कमाल कर रहा है हिंदुस्तान, हर जगह पे जाकर के आप देख लो। पेट्रोल का दाम ठीक है, रुपया का भाव, सरकार ने 10,000 देकर गलती है। आरोप लगे विपक्ष की ओर से भी और चुनाव के समय आपने भी कहा
हमारे पास आपका बयान है। तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक ऋतु जायसवाल ने ऐसा कर दिया हो कि इधर थी और उधर चली गई। ये हिस्ट्री की कोई पहली घटना नहीं है। पाई हैं भाजपा में कितने लोग साथ आए हैं आपके? मेरे तो पूरे सभी लोग साथ आने को तैयार थे। काम की वजह से चेहरे पे झुर्रियां, मेहनत की वजह से, या कुछ और कारण? जब मैं मुखिया बनने आई थी ना, मैं वहां थी और उस ऊंचाई से मैंने अपने आप को बहुत नीचे ला करके सबसे अंतिम इकाई का जो चुनाव होता है पंचायत का, वो मैंने लड़ा। पति का कितना सहयोग रहा? क्योंकि आपके हस्बैंड हमेशा आपके पीठ पे होते हैं। बहुत कयास लगा रहे हैं कि अच्छा ये उपचुनाव लड़ सकती है, अच्छा एमएलसी का, नहीं लड़ रही है। भाजपा का होमवर्क बहुत अच्छा होता है, उनके पास सारी चीजें बहुत बेहतर होती हैं। उन्हें सीखना चाहिए कि उनका जो संगठन बनाने का जो तरीका है, जो संगठनात्मक ढांचा है, वो बड़ा प्रॉपर है। तो भाजपा शुरू से पसंद? राजद के ही लोग अप्रिसिएट करते थे कि अब लग रहा है कि महिला संगठन में जो है वो जान आ गई है, ताकत आ गई है। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं। अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो झुकेगा, वो टूटेगा, और वो टूटेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। तो ये जनता के परिवर्तन, वहाँ पे जनता की चाहत थी, परिवर्तन जनता की चाहत थी। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आज की खास मेहमान ऋतु जायसवाल है, भाजपा नेत्री हो चुकी हैं और ऋतु जायसवाल ने भाजपा का दामन जब से थामा है, बिहार में सियासी बवाल है, कई तरह की चीजें हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऋतु जायसवाल को राजद ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तेजस्वी यादव ने एक मामूली मुखिया की बात कही जा रही है, संज्ञान दिया जा रहा है। खैर, कई विषय हैं जिस पर बातचीत करेंगे। जीवन परिचय पर बाद में बात होगी, पहले वर्तमान की चर्चा होगी, क्योंकि अभी जो है फिलहाल मैडम चर्चा है कि आपने राजद क्यों छोड़ा। जब कोई व्यक्ति आपको लगातार आगे बढ़ा रहा था, आप एक मुखिया थी, मामूली मुखिया जो कहा जा रहा है, लोकसभा का टिकट दिया, विधानसभा का आगे टिकट दिया, फिर क्यों? ये बागी तेवर के पीछे क्या कारण है? बस पहला सवाल ये। अगर मैं मामूली मुखिया थी तो फिर तमाम मुखिया हैं यहाँ पे, उनको क्यों नहीं दिया? इस मामूली मुखिया में ऐसा क्या दिखा? ये तो जवाब आपको उनसे लेना चाहिए। अगर मैं एकदम बिल्कुल ही मामूली मुखिया से आपको लगता है कि आपने उनको कहां से कहां पहुंचाया, तो तमाम मुखिया हैं यहाँ पे, बिहार के अंदर पंचायतें हैं। ठीक है, तो मैं मामूली थी, मुखिया थी या क्या थी, ये तो आप लोगों को भी पता है। आपने कई बार हमारे अवार्ड्स और ये सब आपने दिखाए हैं, उसकी चर्चा आपने करी है कि किस तरीके से बिहार का मान और सम्मान पंचायती राज व्यवस्था में हमने देश लेवल पे और इंटरनेशनली भी किस तरीके से बिहार को रिप्रेजेंट किया, ये सबके सामने है। ये तो पूरा बिहार जानता है, इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु वाली चाहे बात वो है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान हो, जो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है, या फिर फ्लेम लीडरशिप अवार्ड हो, जो उपराष्ट्रपति जी ने दिया था। जिस अवार्ड की अगर श्रेणी की अगर हम बात करें तो शायद अगर आप जानते हो तो कई नाम आपके भी संज्ञान में होंगे कि अगर मुझे मिला है फ्लेम लीडरशिप अवार्ड, तो अगर आपको इस अवार्ड के बारे में जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि और किनको किनको ये अवार्ड मिला है। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको और बहुत सारे लोगों को बिहार से मिले हैं। मुखिया होने के नाते जिस तरीके से आपने काम किया, संघर्ष रहा, फिर इतना सवाल क्यों हो रहा है? तो सीधी सी बात यह है कि आपने जिस मामूली मुखिया की बात कर रहे हो, मैं अपने आप को तो मामूली ही समझती हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान ने मामूली नहीं समझा था। वो तमाम पुरस्कार मुझे देके मेरे गले में मेडल डाल के सम्मानित किया था, जो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कई ऐसे शख्सियतों को वो अवार्ड मिला, फ्लेम लीडरशिप अवार्ड, जो मुझे भी दिया गया। उसके अलावा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है, फ्लेम लीडरशिप अवार्ड है, पंचायती का पुरस्कार है, उसके अलावा भी तमाम ऐसे पुरस्कार हैं। और वो क्यों मिला? क्योंकि मैं ईमानदारी से अपने पंचायत में अपने जो मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया था, मुझ पे भरोसा जताया था, मैं उनके लिए काम कर रही थी। ठीक है, ये मानती हैं कि राजद ने आपको बहुत आगे बढ़ाया? उन्होंने मौका अगर मुझे दिया, मैं चुनाव लड़ी 2020 का, वो चुनाव में जीत चुकी थी।
किन कारणों से रितु जायसवाल वो चुनाव हारी, ये राजद को खुद उसको देखना चाहिए। क्या कारण रहा? इनफाइटिंग, ठीक। पार्टी के अंदर भीतर घात, जिनका टिकट, जिनको लगता है कि टिकट काट के दिया गया, जबकि टिकट काट के भाई आप 2 संवैधानिक पद पे नहीं हो सकते हो। बिल्कुल। 2010 का चुनाव आप हारे, 2015 का चुनाव आप हारे, शिवहर लोकसभा का चुनाव आप हारे, उसके बावजूद भी कटता तब है जब आप किसी पद पे नहीं हो। जब आप एमएलसी हो, हारने के बाद भी पार्टी ने आपको सम्मान दिया हुआ है। मैं सामने वाले की बात करूं जिसके परिवार ने हमारे साथ विश्वासघात किया था, तो ये तो पार्टी को देखना चाहिए ना। आप रामचंद्र पूर्वे की बात कर रहे हैं? मैं तो नहीं थी। कौन 2020 में हराने के लिए पूरा कमर कसा हुआ था, और क्यों परिहार की जनता बागी हुई 2025 में, जब उन्हीं के परिवार को जब दिया गया टिकट, तो जनता क्यों बागी हुई परिहार की। मैं तो, लोग जो आज कह रहे हैं कि रितु जायसवाल जो है वो राजद के साथ गद्दारी की या की, मैं तो राजद के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हूँ। अभी 2025 का इंडिपेंडेंट चुनाव, लेकिन 20 में जो आप कह रहे हैं कि जीती हुई थी, हार गई, मतलब आप वहां विफल हुई लोगों को समझाने में, मनाने में, अंदरूनी कलह को खत्म करने में। क्या तेजस्वी यादव की रणनीति गलत हुई? देखिए, उन्होंने, मुझे लगता है कि चुनाव से ही किया था कि एक नए चेहरे को मौका देंगे, आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जो कि एक उनकी पहचान है, एक जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने दिया। लेकिन पार्टी के अंदर की चीजों को, जो अंतकलह है, जो वो है, वो भी पार्टी की ही जिम्मेवारी होती है। तो ये सारी चीजें रही, और बाद में फिर क्या होता है कि आप फिर वैसे ही लोगों को टिकट दे, तो जनता की इच्छा कुछ और है। परिहार की रितु जायसवाल बागी नहीं हुई थी, परिहार की एक एक जनता 2025 में बागी हो गई थी। जो 66,000 वोट मुझे प्राप्त हुए, वो वोट राजद के विरुद्ध डाला गया था, क्योंकि राजद की प्रत्याशी भी तो वहां थी, बिल्कुल लड़ रही थी। तो अगर आप रितु जायसवाल को वोट दे रहे हो, तो आप राजद के विरोध में ही तो वोट दे रहे हो। नहीं, लेकिन यहाँ सवाल कई उठ रहे हैं। जब से आप भाजपा ज्वाइन की हैं, तब से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जो हमने कहा मामूली मुखिया की बात, ये आरजेडी वाले ही कह रहे हैं। जो गद्दार की बात आपने कही, ये भी बात आरजेडी वाले ही कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या थोड़ी सी चीजें ठीक नहीं हो सकती थी, इंतजार नहीं हो सकता था? इतनी जल्दी किस बात की थी जो राजद से मोह मोड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, परिहार की जनता बिल्कुल इस बार के चुनाव में रितु जायसवाल के अलावा किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, जनता की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि जनता का ये कहना था कि मैडम, जब चुनाव कोई लड़ता है ना प्रत्याशी, तो असल में कार्यकर्ता लड़ रहा होता है। तो पार्टी ने तो आपको, राजद ने तो लोकसभा का चुनाव लड़वाए। मैं तो, देखिए, वो मौका आया ही नहीं ना। मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ी। ठीक है, क्योंकि परिहार की जनता चाहती थी। ठीक है, परिहार की एक एक जनता चाहती थी कि रितु जायसवाल चुनाव, अगर पार्टी टिकट नहीं दे रही है तो निर्दलीय लड़े। ठीक है, मैंने जनता के भावनाओं का सम्मान किया, और मैं उनकी जो चाहत थी, जो जिसकी फिक्र करनी चाहिए थी पार्टी को, ठीक है, कि जनता वहाँ क्या चाह रही है, आपकी कार्यकर्ता क्या चाहत है, इसकी फिक्र तो आपको होनी चाहिए, पार्टी को होनी चाहिए। मेरा सवाल मैडम ये, तो जब मैं लड़ गई चुनाव, तो बात तो वही खत्म हो जाता है। आप 25 में आ रही हैं, मैं 24 की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आरजेडी ने आपको जो है पार्टी में शामिल करवाया, आपको जो है महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपको कई जिम्मेदारियां दी गई, उसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। ठीक है, आपने क्या मेहनत किया, क्या संघर्ष किया, लोगों के दिलों में किस तरह से जगह बनाया, ये बात का विषय है। लेकिन पार्टी ने तो पूर्णतः आपका सम्मान किया। 2020 में इस सम्मान में कहाँ कमी रहा? 2020 में आपने टिकट दिया। ठीक है, इन फाइटिंग के कारण रितु जायसवाल चुनाव हार गई। ठीक, इसमें तेजस्वी यादव की गलती है या नहीं है? कहीं कोई गलती नहीं? पार्टी ने तो अगर पार्टी के अंदर हो रही है, वो उसकी जिम्मेवारी किसकी है उसको सहेजने की? आप भी थी पार्टी में भाई। मैं तो आई थी तुरंत टिकट लेकर के। ठीक है, एक मामूली मुखिया को, जो आपको लगता है इतने सारे मुखिया को छोड़ करके एक मामूली मुखिया रितु जायसवाल में आपको क्या दिखा कि आपने फोन करके बुला करके टिकट दिया। तो मैं कितनी मामूली थी, ये तो पहले पार्टी को तय करना है। ठीक है, तो आपने दिया, लेकिन आपके अंदर के अंतकलह, पार्टी की जिम्मेवारी, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल किसको करना होता है? एक प्रत्याशी जो नया आया है, जिसको पता ही नहीं कि कार्यकर्ता कौन है,
बिल्कुल। हाँ, जो बिल्कुल सिंबल के साथ ही हम आए हैं। तो वहां पर जो एक होता है कि संगठन की जो बात होती है या कार्यकर्ताओं की भावनाओं की जो बात होती है या उसको समझाने की जो बात होती है या ये किसकी जिम्मेवारी है, तो पार्टी की ही जिम्मेवारी होगी ना। तो पार्टी को अगर आप वहां पर विफल रहे या आप अगर इन फाइटिंग को नहीं रोक पाए, आप अगर विश्वासघात को नहीं रोक पाए, ये जिम्मेवारी मेरी थी क्या वहां पे? ठीक है। 24 में जहां पे पार्टी अगर कहते कि टिकट हमने दिया, जहां पे आपके हारने की मार्जिन 3,40,000 वोट के करीब होती थी, हारने की मार्जिन, आप हारते थे इतने अंतर से, वहां पे 29 दिन पहले मुझे टिकट मिला और 29 दिन में मैं जो चुनाव हारी वो मैं 29,000 वोट से हारी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से वो विश्वास पे तो मैं खरा उतरी, जो विश्वास पार्टी ने करा था। आप बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुके थे। जहां आपके हारने का जो प्रतिशत रहता वो 15% होता था, उसको मैं सिर्फ महज 2% पे लेकर के आई। बिल्कुल। तो वहां पर मैं हारी या मैं विफल हुई, या आप खुद जज कर सकते हो कि पिछले चुनाव के मुकाबले जो वोट का प्रतिशत रहा उसमें कितने वोट का मैंने इजाफा किया। बहुत सारे वोटों का इजाफा हुआ। ठीक, जिस तरह उस अंतर को जो पाटा गया वो बहुत ज्यादा था। तो वहां पे भी अगर आपने भरोसा किया तो मैं आपके भरोसे पे खरी उतरी हूँ। आपने अगर महिला, आपने कहा इतना दिया आपने, मगर महिला का अध्यक्ष मुझे बनाया, ठीक है, कहते बनाया हमने, इनको बनाया। आपके यहाँ और भी महिलाएं थी और उसके पहले भी थे। हमने अगर जैसे ही मुझे पार्टी ने महिला विंग का अध्यक्ष बनाया, मैं पूरे बिहार में मैंने घोषणा की थी, कई न्यूज पढ़े हुए हैं कि मैंने घोषणा की मैं 2.5 महीने घर लौटूंगी ही नहीं जब तक कि मैं धरातल पे जाकर के ये ना देखूं कि क्या कमी है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, कैसे और महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। क्या मैंने मेरी मेहनत में, पार्टी को बनाने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्या मैंने कोई कमी रखी? आप गवाह हैं, आप भी शूट कर रहे थे बापू सभागार 8 मार्च, बिल्कुल, ठीक है, 2025 पिछले साल, हाँ, ठीक है, 8 मार्च को बापू सभागार महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। वो किसी भी तरीके से बहारा और पैसे पे बुलाई गई महिलाएं भीड़ नहीं थी। वो भीड़ एक एक पदाधिकारी थी जिसको बूथ लेवल तक पर जाकर के मेहनत करके संगठन को मजबूत करके महिलाओं को जोड़ करके बनाया गया था। वो भीड़ थी। एक एक महिला जो पहुंची थी वो या तो बूथ अध्यक्ष थी, या तो पंचायत अध्यक्ष थी, या तो प्रखंड अध्यक्ष थी, जिला अध्यक्ष तो होंगी ही होंगी, मतलब मैं लास्ट लेवल तक की बात कर रही हूँ। तो वो भीड़, रितु जायसवाल को जो जिम्मेवारी दी गई उसमें रितु जायसवाल कितनी सफल हुई ये बापू सभागार आपको बता देगा। ठीक है, उसकी 25 में बागी क्यों होना पड़ा? फिर आपने जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो मैं अगला लोकसभा ही मैंने कहा कि ठीक है, अब तो लोकसभा लड़ी हूँ तो विधानसभा में जाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो लोकसभा लड़ी हूँ, मैं लोकसभा ही लड़ूंगी, ठीक है। और मैंने कहा कि मेरी जिम्मेवारी महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये है कि मैं पूरे बिहार में घूम घूम के मैं महिलाओं को संगठन से जोड़ूं, मैं मजबूत करूं पार्टी को। लोग जुड़ भी रहे थे, महिला लोग जुड़ भी रहे थे, बहुत अच्छे से जुड़ रहे थे, और मेरी यही इच्छा थी 5 साल अगला। मेरी सच पूछो तो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। तो मुझे ये कहा गया कि नहीं, आप परिहार लड़िए, क्योंकि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, और चूंकि आप बहुत कम वोट से चुनाव हारी हैं विधानसभा परिहार का 2020 का, आप बहुत कम मार्जिन से हारी है, तो हमें नहीं लगता कि आपके अलावा कोई और। परिहार की जनता ने कहा या आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने? आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा। आरजेडी शीर्ष नेतृत्व ऐसा क्यों चाहेगी? अपना उम्मीदवार भी देगी और रितु जायसवाल को भी लड़वाएगी? नहीं, उन्होंने कहा कि आपको ही लड़ना है, आप लग जाइए। तो मैंने कहा कि 8 महीने बचे हैं चुनाव के, तो मुझे वाकई लड़ना है। तो कहा गया कि नहीं, आपको ही लड़ना है। अच्छा, आपको ही लड़ना। आपने पूरी मेहनत की। मैंने कहा कि और कोई प्रत्याशी, कोई और उम्मीदवार? बोले आप दिमाग से भी निकाल दीजिए, कोई प्रत्याशी, कोई उम्मीदवार नहीं है। आप वहां जाके तन मन धन सबसे लग जाइए, लोगों से बिल्कुल, जनता से जुड़ जाइए, सारा कुछ। क्योंकि अभी आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो काफी टाइम से एक गैप भी हो गया है जनता के बीच में कि आप पार्टी को मजबूत कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जनता से उतना भाई छूटता ही है ना। आप अगर पूरे बिहार में दौरा कर रहे हो तो थोड़ा तो अलग हो ही जाते हो। तो उसके बाद लोकसभा भी चुनाव लड़ी तो भी कुछ अलग हो गई थी। जब 8-9 महीने का वक्त बचा और मुझे कहा गया कि आपको ही लड़ना है, मैंने कई दफे क्लियर किया, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ही लड़ना है, आप निकाल दो दिमाग से। अच्छा। तो मैं पूरी तरीके से उस बात से निश्चिंत होकर के मैं वहां ऐसा लगी कि एक एक घर की चीजें, तकलीफ, किसकी क्या दिक्कत है,
कि सिर्फ मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे राजद का वोट पाना है। मेरे दिमाग में था कि जो भाजपा के भी वोटर्स है या जो फ्लोटिंग वोटर्स है उनको मैं कैसे अपने साथ जोड़ूं और काफी बड़े मार्जिन से कैसे चुनाव जीतूं, लोगों का दिल जीत कर उनके सुख दुख में काम आकर के। उस वक्त उस 8-9 महीने में वो हुआ जो पिछले 5 साल में भी नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब पूरी ताकत आपने झोंक दी। कहते हैं ना कि आप बिल्कुल दिल से लग जाते हो किसी चीज के लिए, है ना। स्वाभाविक सी बात है, जब कम समय होता है और किसी जंग को जीतना होता है तो और ज्यादा हाँ, चुनौतीपूर्ण हो दूसरा जाता ये है कि मेरी एक आदत है कि अगर मैं जुड़ती हूँ तो इमोशनली जुड़ती हूँ। मैं दिमाग से कम होता है और दिल से मेरा जुड़ाव ज्यादा होता है। अच्छा। वो इमोशनली कनेक्शन जो होता है ना, कनेक्ट, वो लोगों को बहुत ज्यादा अपील करता है। आप किसी के सुख में, दुख में, मृत्यु में, उसकी बीमारी में आप ब्लड दे रहे हो या इलाज करवा रहे हो, वो परिवार की तरह जुड़ता चला जाता है। मैं यकीन करिए, मैं चुनाव जब लड़ी थी विधानसभा के बाद, मुझे उतना ठीक है थे मेरी जनता की जिम्मेवारी, मैं पैरवी करती थी अंत में, लेकिन अटैचमेंट उस तरह से नहीं था जो 8 महीने में अंत में हुआ ऐसा था। क्या हुआ जो टिकट कट गया? ये मुझे खुद नहीं पता। जब मुझे भेजा गया चुनाव से 1 महीने पहले, मुझे बोला गया कि ठीक है बाहर में, मैंने ही रिपोर्ट दिया था कि यहाँ पर बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो बाहर में हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर राजद का जितना यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है। तो हुआ कि आप जाइए, उन लोगों को मोटिवेट कीजिए और वोट करने के लिए मोटिवेट कीजिए कि वो आए और उनका वोट उनका अधिकार है, उनको वोट करना चाहिए। ठीक है। मैं अहमदाबाद गई, मैं मुंबई गई, मैं दिल्ली गई, मैं धारावी जैसी और तमाम स्लम एरिया में भी जहाँ पर लोग रह रहे थे या सिलाई का काम कर रहे थे, मैं एक एक जगह पे, मतलब दिल्ली में भी हर एक जगह पे जा जा के लोगों को सभाएं करी थी। फिर मुझे यहाँ से फोन आ रहा था कि मैडम आप वहाँ पे मतलब लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, घूम रही हैं, वहाँ जान खपा रही हैं, यहाँ तो कोई और कैंडिडेट के तौर पे घूम रहा है। तो फिर मैंने फोन किया कि क्या है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ। तो कहा गया कि भाई घूमने दीजिए ना, जब हम आपको कह रहे हैं कि आप ही कैंडिडेट है तो घूमने दीजिए, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है भाई, सबको अधिकार है घूमने का, लोकतंत्र है, मांग करेंगे लोग, चलो। एक पारिवारिक परंपरा को जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से परिहार में बढ़ाने की कोशिश की, जनता के भावनाओं को कुचल कर, जैसा आप बता रही हैं, इसी का नतीजा है कि बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और तीसरी नंबर पर जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी उसको तीसरे नंबर पे जाना पड़ा। आप परिहार का ही रिजल्ट आप देख लें, वहां पे क्या हुआ। जिस तरह, अगर आप लोगों की, अपने कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज नहीं सुनेंगे, जनता किसको चाहती है वो नहीं सुनेंगे, आप पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाएंगे कि भाई अब वो नहीं तो फला की किसी की पुतोहू तो किसी का, ये तो आपको झेलना पड़ेगा। पूरे बिहार में ऐसा हुआ है। अगर आप एक नजर डालें, जैसे कि एक हुआ कि सब कुछ ऋतु जायसवाल को ही चाहिए क्या, नहीं कि एमपी भी चाहिए, एमएलए भी चाहिए। अब एक नजर डालें, अगर लोकसभा के बाद विधानसभा कौन कौन लड़ा, तो आप अनीता महतो जी, अशोक महतो जी की वाइफ, वो लोकसभा लड़ी, विधानसभा भी लड़ी। मुन्ना शुक्ला जी लोकसभा लड़े, उनकी बेटी विधानसभा भी लड़ी। उसके बाद कुमार सर्वजीत लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े। आलोक मेहता जी लोकसभा लड़े, विधानसभा भी लड़े। उसके अलावा सुरेंद्र यादव जी लोकसभा लड़े, उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो लड़े। और सुधाकर सिंह जी वो एमपी बने, तो फिर उनके भाई को टिकट दिया गया। उसके बाद फिर आप आ जाओ अर्चना रविदास जी, वो चुनाव लोकसभा का लड़ी, फिर उनके पति को दिया गया। तो ये तो सभी पार्टियों में है, ऐसे तो दर्जनों उदाहरण है। लेकिन तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर मुझे ये क्यों कहा जा रहा है कि इनको चाहिए। मैं तो मांग भी नहीं रही थी, मैं तो कह रही थी कि भाई मैं तो पूरे बिहार को संगठन के तौर पे मजबूत करना चाहती हूँ। आप ही भेजते हो और आप ही फिर खींचते हो, उससे जनता की भावनाओं को चोट पहुंचती है ना। अच्छा, ऋतु जायसवाल ने जब खुद को साबित कर दिया, दूसरे नंबर पे आई, भले हार गई, भाजपा जीत गई, ठीक है, फिर आरजेडी से कोई बातचीत हुई? कुछ ऐसी चीजें कि अब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, आप रहिए, फिर आगे? नहीं, 6 साल के लिए आप बाहर हैं, ठीक है, और मुझे जनता का काम करना है, मुझे काम की आदत है, मुझे जनता का काम करना है। ठीक है। मैं 6 साल चौखट पे बैठ के इंतजार नहीं कर सकती थी कि आप, बात टिकट की नहीं है, बात टिकट की नहीं है, बात जो वहां पे 66,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है ना, उनको भाई एक काम, उनको तो जो उनकी उम्मीद है, मैं क्या कहूँ, मैं ये नहीं कह सकती ना कि तुम जाकर के राजद वाले से बोलो या तुम जाके बीजेपी वाले से बोलो, उन्होंने तो मुझे वोट दिया है। और अगर मैं मजबूत नहीं रहूंगी, मैं उनका काम कैसे करा पाऊंगी। अच्छा, एक संक्षेप, कोई चुनाव नहीं है, नहीं,
अभी कोई दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है। नहीं। और यकीन मानिए कि अभी अगर जो कुछ एक दो चुनाव है भी, एमएलसी का चुनाव या पटना उपचुनाव का जो चुनाव वगैरह, बांकीपुर का, हाँ, मेरा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। मेरी ना कोई कमिटमेंट पे मैंने बीजेपी में आई हूँ, हाँ, ना हम मेरी हम कोई उस पर भी बातचीत आएंगे, है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि इतना संघर्ष आपने राजद में किया, 2025 के चुनाव में बुरी तरह से आरजेडी हारी। अगर 2 सीट भी कम जाते तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक चली जाती। बिल्कुल। ऐसे में एक ही सीट मानते हैं हम, 2 सीट तो बहुत है, एक ही सीट, क्या कारण रहा? मतलब 2 अगर बात संक्षेप में पूछे आपसे तो क्या कारण रहा? रितु जायसवाल का टिकट कटना, रितु जायसवाल जैसे और उम्मीदवारों का टिकट कटना, कामरान जी, ठीक है, जो कि आप बहुत वर्तमान मतलब उस वक्त के वो विधायक थे, ठीक है, और कोषाध्यक्ष थे, ठीक है, और पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित। और अगर फीडबैक की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्षेत्र का फीडबैक था। ठीक है। वहां पर आपने किसको दिया काट के? पति और पत्नी दोनों को दिया। एक को भी देते तो समझ में आता है कि आपने पति को दे दिया। उस बेचारे की गलती ये थी, रितु जायसवाल की तरह, कि क्षेत्र मतलब अपने क्षेत्र को भी पूरा पकड़ के रखो, मजबूती से रखो, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखो, और पार्टी को भी मजबूत करो जहां तक हो सके। एक पैर क्षेत्र में, एक पैर पटना में, एक पैर क्षेत्र में, एक पैर पटना में, पूरा भ्रमण बिहार में। ये गलती थी कामरान जी की। और ये भी कहा गया कि कुछ धन तंत्र का भी जो है बड़ा सहारा लिया गया, पैसे को लेकर जो है डिस्टरबेंस हुए। तेजस्वी यादव पर कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाए, संजय यादव पे आरोप लगाया, हम नाम भी ले रहे हैं, चंद्रिका जो परसा के हैं का छोटे लाल राय, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया। उसी तरीके से एक उम्मीदवार ने कुर्ता पजामा फाड़ के जो है शराब तक दे दिया कि भाई बुरी तरह से आप बर्बाद हो जाएंगे, हार जाएंगे। पैसे को लेकर भी लोगों को दबाव बनाया गया, उसी आधार पर टिकट दिए गए। देखिए, लास्ट तक निर्णय नहीं ले पाना कि प्रत्याशी कौन होगा, उसके पीछे वजह क्या होगी ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये हुआ कि अंतिम तक, मतलब नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, कल नॉमिनेशन होना है, और एक दिन पहले सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे आपके कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं। ठीक है, वो वजह उसके पीछे क्या है वो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन ये हुआ कि चयन की प्रक्रिया में इतनी देरी हुई, क्यों ऐसे लोगों के काटे जा रहे थे सीट, जो कि मतलब श्योर शॉट वहां की जनता उसको चाह रही है, वो चाह रहे कि नहीं भाई वही रहे तो सीट निकल सकती है। क्यों बदला वो तो उनसे पूछना चाहिए आपको। मतलब आप इस पे खुल के विस्तार से बात नहीं कर सकती हैं कि हाँ वाकई कुछ दबाव पैसों के थे? मैं क्षेत्र में थी अपने, मुझे क्षेत्र में भेज दिया पैसों गया को था। लेकर डील हुई कुछ? नहीं, देखिए जो बात है ये नहीं है कि अगर मैं आज अगर आ गई हूँ, अगर भाजपा में आ गई हूँ तो जो चीजें नहीं हुई वो भी मैं बोलूं। ये कॉमन सवाल है, ये हर पार्टी के ऊपर आरोप लगता है। जैसे अभी आनंद मोहन ने क्या कहा, थैली की बात जेडीयू में होती रही, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप आरजेडी के खिलाफ बोलिए। हमारा मानना है कि ये कॉमन सवाल से हर किसी को गुजरना पड़ता है। क्या ये सच्चाई है कि राजनीति में बिना पैसा कोई आगे नहीं बढ़ सकता है? मुझे नहीं देना पड़ा था। ठीक है, मुझसे मांगा भी नहीं गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर इनसे कुछ डिमांड किया जाएगा तो ये छोड़ के चली जाएंगी। अच्छा, असूलों से समझौता नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। तो फिर अब वही बता सकते हैं कि फिर क्या लगा या क्या नहीं लगा। अच्छा ठीक है, अब तो आप भाजपा के साथ आ गए। मुसलमानों के टूटने की बात हो रही कि रितु जायसवाल को जिन मुसलमानों ने वोट दिया उनसे गद्दारी हुई, जिन यादव समाज के लोगों ने वोट दिया उनसे गद्दारी हुई। अब वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपने देखिए ये दोनों ही समाज जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन दोनों ने ही मुझे राजद के विरोध में मुझे वोट किया है। राजद तो वहाँ चुनाव लड़ ही रहा था ना, राजद की कैंडिडेट तो वहाँ लड़ ही रही थी ना, तो लड़ ही रही थी ना चुनाव भाई। तो जो समाज की आपने बात की, यादव और मुसलमान समाज की जो आपने बात की कि उन्होंने आपको वोट दिया था, मुझे वोट दिया था किसके विरोध में? राजद वहाँ चुनाव लड़ रही थी, ऑलरेडी चुनाव लड़ रही थी, राजद के विरोध में ही मुझे वोट दिया था। रितु जायसवाल की वजह से रामचंद्र पूर्वे की बहू हारी, या उनकी अपनी छवि, उनके अपने काम करने के तौर तरीके, लोकप्रियता और जनता में जो पकड़ नहीं होना चाहे होना, वो वजह रहा? क्या वजह? देखिए अगर आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर रितु जायसवाल खड़ी भी हो गई, अगर आपकी पकड़ होती, इतना मौका मिला, 30-35 साल उस क्षेत्र से एमएलसी रहे,
हाँ, आप 10 साल विधायक रहे, 2 चुनाव आप हारे, लोकसभा भी हारे, बुरी तरह से। बुरी तरीके से आप हारे लोकसभा का चुनाव, फिर विधायक का 2-2 बार चुनाव आप हारे, तब जाके तीसरी बार में मुझे वहां से टिकट दिया गया। तो अगर इतनी ही अगर आपको पकड़ मजबूत होती तो ना तो वहां की जनता बागी होती और ना रितु जायसवाल को मजबूरी चुनाव लड़ना पड़ता। ठीक है, रितु जायसवाल चुनाव लड़ी, हार गए आरजेडी वाले, अब तो आप भाजपा में संतुष्ट होंगी चीजों से, भाजपा के एटमॉस्फेयर से, क्या लग रहा है किस लिए आप आई, और जिन्होंने वोट दिया उनके साथ किस तरह का जस्टिस होगा फिर? जिन्होंने मुझे वोट दिया है मेरा उनको पता है कि मेरे आने का पर्पस क्या है, मुझे उनका काम करना है। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं कहीं तो रहूंगी, मैं किसी के दरवाजे पे बैठ के 6 साल तो वेट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ बात टिकट की नहीं है, चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जनता का काम तो होना है, करना है। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो कम से कम जनता का काम तो हो पाएगा, कुछ सहूलियत तो हो ही जाती है। सरकार में रहने का नहीं होती है सहूलियत? बिल्कुल होता है। तो वो सहूलियत मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, वो सहूलियत मुझे वहां की जनता के लिए चाहिए। राजद से मुसलमान टूटेंगे, यादव टूटेंगे, क्योंकि राजद से बागी होकर आप निर्दलीय लड़ी तो ठीक है, आपको वोट मिला, भाजपा से बड़ा दिक्कत रहता है। ये तो वक्त बताएगा, जिनका पर्सनल अटैचमेंट है। अगर व्यक्तिगत आप किसी एक सीट की बात कर रहे हैं या किसी एक जगह की बात कर रहे हैं, जिसका जो लगाव या जो वो चीज रहता है वो तो रहता है। ठीक है, ठीक है, रही देखिए कहीं पे भी ना 2 धाराएं होती हैं। जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी तो लोग भड़काने की कोशिश ये करते थे कि जो जब 50% वोट मुझे मुस्लिम के मिले तो 50% मुझे वोट हिंदुओं के मिले। ठीक है, कट्टर हिंदुओं के मिले और कट्टर मुस्लिमों के भी वोट मुझे मिले, ऑलमोस्ट 50-50, थोड़ा ज्यादा उल्टा मुस्लिम का ही था। 35,000 मुस्लिम के रहे होंगे तो 30,000 ही हिंदू के वोट रहे होंगे। हिंदू कौन? जो बीजेपी को वोट करते थे। मतलब आप मानती हैं कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर रितु जायसवाल को वोट किया? लगभग बराबर बराबर, ठीक है, लगभग बराबर बराबर, थोड़ा ज्यादा मैं मानती हूँ कि उन्होंने वोट किया। ठीक है, उस वक्त ये था कि रितु जायसवाल, वो पूछते थे कि आप जीत के बीजेपी में तो नहीं चली जाएंगी, तो मैं कह रही हूँ निर्दलीय से बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता। निर्दलीय में जो आवाज होती है ना, वो आवाज शायद किसी पार्टी में बंद के नहीं हो सकती। तो आप मुझे मौका दो, मैं अगर निर्दलीय चुनाव जीतती हूँ तो मैं कसम खा के बोलती हूँ कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं निर्दलीय ही आपकी आवाज बनूंगी। कोई भी चीज मुझे खरीद नहीं सकता है, या कोई भी मंत्री का वो मुझे प्रलोभन नहीं खरीद सकता है। ये आप मुझ पर यकीन करो, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वही आग उधर लगाई जाती थी, जो जिन हिंदुओं ने मुझे वोट करा उनको कहा जाता था ये जीत के तो राजद में चली जाएंगी। तो मैं कहती थी कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं चुनाव अगर जीतती हूँ निर्दलीय आपके वोट से, तो आप यकीन मानिए कि फिर मैं दल के दलदल में नहीं जाऊंगी। ये खुल करके मैंने चुनाव के कैंपेन में पूरा बोला। चुनाव जीत के निर्दलीय अगर आप मुझे चुनाव जिताते हो तो मैं नहीं जाऊंगी। ये भरोसा दोनों ही जो धाराएं थी, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी पे भरोसा करके जुड़ी थी, वो रितु जायसवाल के व्यक्तित्व को देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि मुझे रितु जायसवाल जैसे जो काम करने वाली महिला वो चाहिए, और उन्होंने अपनी 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 धाराओं की पार्टी को छोड़ के मुझे वोट किया। थोड़ा बहुत तो भरोसा टूटा ना, आप नहीं जीती, ठीक है, भाजपा में आ गए। जो जिन्होंने वोट किया वो नहीं चाहते थे कि आप भाजपा में आइए, बावजूद आप भाजपा में नहीं, ये बात वो नहीं थी। वो क्या चाहते थे कि मैं मतलब निर्दलीय, या वो चाहते थे कि आप उनके नेता बनकर रहिए। मतलब कैसे? बगैर अकेला, जैसे ऐसे निर्दलीय आपने कहा ना, निर्दलीय हम रहेंगे, निर्दलीय जो ताकत होगी लगाएंगे। जो बात थी वो उस चुनाव की थी। ठीक है, अगर उस चुनाव में जो मुझे मैंने, और उस चुनाव पे उनको भी पता है कि रितु जायसवाल अगर जीत जाती तो किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में नहीं जाती। उनको पता है, भली बात ही पता है, ठीक है, कि ये नहीं जाती। लेकिन उसके बाद लोग, जो उन्होंने जितने ने मुझे वोट दिया, चाहे वो मुस्लिम थे या चाहे अदर हिंदू थे, जो भी थे, वो सब तो मेरे पास काम के लिए आ रहे थे। वो तो बीजेपी को छोड़ करके मुझे वोट किए, वो तो राजद को छोड़ के मुझे वोट किए, तो वो तो काम की उम्मीद लेके मेरे पास आएंगे। मैं काम कैसे करूं? 6 साल तक दहली पे बैठ के इंतजार करूं तो काम तो नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, 2 धाराएं होती हैं। अगर मैं राजद में आ जाती तो आज उधर से मेरे पे वार हो रहा होता। आप समझिए बात को।
तो जो दूसरी धाराएं थी जो मेरे साथ जुड़ी थी निर्दलीय, वो कह रही होती कि ऋतु जायसवाल ने मुझे तो धोखा दे दिया या ये हुआ। बात समझिए, तो दो धाराएं हैं, दोनों धाराओं ने मिल के दिया था। इधर जाएंगे तो उधर वाले की थोड़ी सी तकलीफ हो सकती थी, उधर जाती तो इधर वाले को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती थी। लेकिन जब वो जानेंगे कि ऋतु जायसवाल पार्टी से जुड़ के भी वो उनके व्यवहार में और उनके काम करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे पहले भी वो कोरोना काल हो या जब पानी का बिल्कुल क्राइसिस था और हाहाकार मचा हुआ था, तब मैं टैंकर चला करके लोगों तक पानी पहुंचा रही थी। मैंने नहीं पूछा था कि आप बीजेपी के वोटर हैं तो मैं आपको नहीं दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बगैर भेदभाव के, चाहे कोरोना हो या पानी का संकट हो, तो उनको ये जब ये लगता कि अरे ये तो बीजेपी में है और तभी इनको कोई फर्क नहीं पड़े तो सबके लिए काम कर रही है, उस दिन मैं फिर से उनका भरोसा और विश्वास और दिल सब जीत लूंगी। ठीक है, कुछ अब भाजपा में आ गई है तो कुछ पॉलिटिकल इधर का सवाल लेते हैं। हमने आपको राजद की बतौर महिला प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सड़कों पे लाठी खाते देखा है, संघर्ष करते देखा है। हमने ये देखा है कि किस तरीके से आपने भाजपा को, मतलब पानी पी पी कर हो चाहे जैसे भी हो, कोसा है और भाजपा को दिखाने की कोशिश की है कि आपको सच नहीं दिख रहा है। बेटियों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जो भी हो, अब आप भाजपा में आ गए। लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा को गाली देने वाली, भाजपा को कोसने वाली, महंगाई के मुद्दे पर बात करने वाली अब किस जुबान से कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगी? अभी क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है राज्य में? मैं विपक्ष में थी, ठीक है, सवाल तो सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा, ठीक है। मैं विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा रही थी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो है वो सवाल ही होता है, ठीक है। और मुझे खुशी है कि जब मैं विपक्ष में थी तो एक मजबूत विपक्ष की तरह मैं सत्ता पक्ष से सवाल उठा रही थी, और यही सही राजनीति है और ये राजनीति सबको करनी चाहिए। रही कि आप अगर सत्ता पक्ष का ही पार्ट बन जाते हैं उस कंडीशन में क्या, तो मैं ये देख रही हूँ कि जितने, अगर आप अभी बोलो कि जैसे आप बोलते हो कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, जितने मैंने देखे कि जितने अधिकारियों पे गाज अभी गिर रही है, जितने लोगों पे अभी अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, पैसे लेते हुए पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई पीछे नहीं है पकड़ने में, घरों पे छापेमारी चल रही है, पैसे प्रॉपर्टी जब्त किए जा रहे हैं, उसको खुलेआम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल छूट दे रखी है कि कोई भी भ्रष्ट से भ्रष्ट पदाधिकारी हो वो बचना नहीं चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये होते दिख नहीं रहा है क्या? तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कोई सत्ता में बैठ गया तो वो अपनी कमियों को या गलत चीजों को होकर के रोकता नहीं। आप अगर देखें, जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं उन्होंने क्या क्या आदेश दिए हैं और वो आदेश किसके हित में है। हाफ इनकाउंटर हो रहा है, तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जात देखकर जो है गोली चलाया जा रहा है, आरजेडी वाले कह रहे हैं जात देखकर जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, किसी अपराधी की ना कोई जात नहीं होती है, किसी भी अपराधी की, है ना, अपराधी अपराधी होता है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि अपराधियों को नहीं बख्शना है, उन्होंने खुली आजादी अपराधियों को नहीं बख्शने के लिए दी है। तो ये वो सरकार है जहां अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। ये सब बात इन्हें सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। यादव ने कहा कि भाई देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ, सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होगा। अपराधी कोई भी होगा, अगर वो सत्ता पक्ष से भी गलती से अगर निकल जाए कि उसका कोई सदस्य या मेंबर है ये है, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, महिलाओं के मुद्दे क्लियर कट है। जिस तरीके से आप आवाज बनती रही, अभी भी बनेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? कहीं पर क्या अगर कुछ घटना घटती है या कुछ होती है कुछ महीने पहले नीट छात्रा के साथ जो घटना घटी जी, उस पर भी आपने बोला है। अभी बस कुछ दिन पहले होटल में जो है पिता और पुत्री, कल आई हूँ, परसों ज्वाइन किया, मैं वही कह रहा हूँ कि पिता और पुत्री थी, पुत्री के साथ क्या हुआ ये भी आप तक न्यूज पहुंचा, उस मामले में भी अब तक क्या हुआ सबके सामने है। तो कैसे, मतलब कि फिर क्या बोलेंगे आप? क्यों नहीं सवाल करेंगे अधिकारियों से, और क्यों नहीं सवाल किया जाना चाहिए? सवाल भी होगा और कार्रवाई भी होगी, क्योंकि मैं तो क्लियर कट देख रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि छोड़ना नहीं है अपराधी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, या क्यों नहीं
कहीं होता है ना कि कभी उनका कोई रिश्तेदार निकल गया या कुछ निकल गया, कोई भी हो ये नहीं छोड़ा जाएगा। ये सख्ती तो देखने को मिल रही है आपको, नहीं मिल रही तो कैसे आए दिन छापे पड़ रहे हैं अधिकारियों के घरों पे, कैसे खुला वो किया जा रहा है कि अपराधी को नहीं बख्शा जाना है, उसको छोड़ना नहीं है, इनकाउंटर करना पड़े तो इनकाउंटर कर दो। ये तो सम्राट चौधरी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, साबित होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। जो मैं देख पा रही हूँ, जो उनका क्लियर कट जो उनकी पॉलिसी है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत क्लियर है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अभी चुनाव को लेकर आपने जो चर्चा की है कि रितु जायसवाल भाजपा में शामिल हुई, कुछ ना कुछ बड़ी बात होगी, क्या कोई कंडीशन भी साथ में लेकर आई? एक कंडीशन है ना, क्या? जनता का काम नहीं रुकना चाहिए। जनता का काम नहीं जो जनता ने मुझ पे भरोसा किया है, हाँ। और जो मुझे किसी उम्मीद से मेरे पास आते हैं, कोई छोटी मोटी पैरवी, लेकिन उनकी पैरवी ही क्या होती है, बड़ी छोटी छोटी सी होती है। ठीक है, अस्पताल में बेड मिल जाता, खून नहीं मिल रहा है तो मिल जाता, छोटे छोटे उनके काम होते हैं कहीं पर से, वो नहीं रुकना चाहिए। यही मेरी सबसे बड़ी शर्त है। बेरोजगारी पर मुद्दा है, महंगाई, ये देखिए, अगर ये रहा है, हमेशा से ही रहा है, और उससे कैसे आप टैकल करते हैं, ठीक है, कैसे उससे आप सुरक्षित निकलते हैं, कैसे आप फिर भी मजबूत बने रहते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। वैश्विक महामारी में भी 1, 2, 3 बार का कोरोना का, उसके बावजूद भी बड़े से बड़े जो देश थे जहाँ पे अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी, वो चरमरा के ढह गई, गिर गई, हिंदुस्तान फिर भी खड़ा रहा। ठीक है, रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, अभी जो वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है, जिसके कारण आप देखोगे कि बाजार जो है वो स्थिर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, कहीं पे युद्ध होगा उसका असर तो पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बावजूद भी आप देखोगे कि हिंदुस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप देखोगे कि कमाल कर रहा है हिंदुस्तान। हर जगह पे जाकर के आप देख लो, क्या आप पटना ही घूम जाइए ना, पेट्रोल का दाम महंगा, ठीक है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में से कीमतें तय होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट से कीमतें तय होती हैं, ठीक है, ठीक है, अगर वैश्विक अस्थिरता है, सरकार ने 10,000 रुपया देकर गलती मंदी की है महिलाओं तो, को, एक मिनट, आर्थिक मंदी है और स्थिरता है तो वो दिखेगा। वहां के जो युद्ध का चल रहा है और यहाँ जो 10,000 रुपये देगी, उससे कितनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो पैसे क्यों दिए गए थे? वो पैसे दिए गए थे, किस लिए दिए गए थे? आपने भी पंचायतों में काम करवाया है रोजगार स्वरोजगार को लेकर, ठीक है। हाँ। जैसे जीविका दीदियां जो थी, ये आप जो जहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है, ये सोचना चाहिए कि जीविका दीदियों को सशक्त करने के लिए वो पैसे, ये पहला इंस्टॉलमेंट तो गया नहीं था, ये तो इसके पिछले और उसके पिछले और उसके पिछले साल भी आप देखेंगे निकाल करके कि इंस्टॉलमेंट की राशि जाती रही है 10-10 हजार रुपए की, जो 2 लाख रुपए की जो हुई थी कि इतने लाख परिवारों को मार्क किया गया था, जिसको ये क्या चुनाव से पहले किया गया था, ये उसके पहले के बजट में भी वो राशि अलॉट हुई थी और वो पैसे दिए गए थे, ठीक है। और हुआ कि भाई इतने महिलाओं को और सशक्त करना है, जीविका दीदियों को और सशक्त करना है, और कैसे महिलाएं एम्पावर हुई हैं, उससे आप आंख मूंद लेने से चीजें बदल नहीं जाएंगे। आरोप लगे विपक्ष की ओर से भी, और चुनाव के समय आपने भी कहा, हमारे पास आपका बयान है, देखिए ठीक कि है, जो 10-10 हजार, स्वाभाविक से आप विपक्ष में थी तो आपने बोला, लेकिन 10-10 हजार रुपए महिलाओं को किस लिए दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। दिए गए थे काम करने के लिए, महिलाओं को और सशक्त करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए दिए गए थे, बिजनेस के लिए दिए गए थे, और ये कोई पहला इंस्टॉलमेंट नहीं था। क्यों नहीं जश्न मनाया? सफल हो रही नहीं, क्यों नहीं जश्न मनाया था जब उसके पहले इंस्टॉलमेंट किस्त गई थी, उसके पहले वाली किस्त में क्यों नहीं फिर विपक्ष ने अप्रिशिएट भी तो नहीं किया था? इस बात को मानते हैं कि नीतीश राज में, सम्राट चौधरी के राज में, एनडीए की सरकार में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, नौकरी पा रही हैं, सब कुछ ऑल इज वेल हो रहा है। नहीं, क्यों नहीं हो रहा? आप अगर देखो तो जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया, चाहे हर सरकारी उसमें जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिए गए, और इवन पंचायती राज में जो दिया गया रिजर्वेशन, तो महिलाएं के सशक्त होकर के नहीं आई है ना?
बिल्कुल। आप देखो पुलिस में आपको दिख जाएंगे, हर क्षेत्र में आपको जो 33% रिजर्वेशन दिया गया या 50% रिजर्वेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दिया गया, तो क्या महिलाएं सशक्त नहीं हो रही है? अच्छा हो रही मैडम, है। और इसी को कुछ तो और बल देना है और आगे बढ़ाना है। यही तो राजद में, देश के प्रधानमंत्री जी की भी चाहत है और यही तो हमारे मुख्यमंत्री जी हाँ की भी अभी चाहत नया है। नया है, ताजा ताजा घाव है राजद के लिए भी, कि राजनीतिक तौर पे रितु जायसवाल जब भाजपा में आ गई तो जो शब्दों का मर्यादा है, चयन, मानती है राजद सही से नहीं कर पाती है। राजद के जो समर्थक कार्यकर्ता है वो थोड़ी अलग तरह से लोगों को सोचते हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी गलत शब्द के प्रयोग होते हैं, चाहे किसी भी तरह से उदंडता की जो चर्चा होती है उससे भी कुछ परेशानी थी रितु जायसवाल को पार्टी के अंदर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हो, भाषा का चयन संतुलित होना चाहिए और पक्ष और विपक्ष है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक रितु जायसवाल ने ऐसा कर दिया हो कि इधर थी और उधर चली गई। ये हिस्ट्री की कोई पहली घटना नहीं है। सब लगभग जितने भी हैं, बहुत सारे नेता बहुत छोड़े सारे और नेता, बहुत सारे बहुत सारे नेता हैं। गए, बिल्कुल। ठीक है, शायद ही कोई मिलेंगे जिनको, कभी कभी होता है आप जाते हैं, चीजें आपके मन मुताबिक आपको जैसा चाहिए वो नहीं हो पाता है तो आप बदलते हैं ना, क्यों नहीं बदलते हैं? जगदानंद सिंह अच्छे प्रदेश अध्यक्ष थे, बिल्कुल थे, बहुत अनुशासित, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे। पार्टी में उनके जाने से हमने देखा है कि किस तरीके से चीजें और कमजोर होती गई और छूटती गई, और वो भी एक वजह रहा 25 सीट पे आने का। 25 सीट पे आने का वो भी एक वजह रहा। वजह इसलिए लगता है मुझे क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए और चीजों को समझने वाले, बाखूबी समझने वाले और अनुशासित प्रदेश अध्यक्ष थे। मेरे मन में तो बहुत सम्मान है उनके लिए, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। अब राजद पहले वाली नहीं रही, और कहीं ना कहीं से ऐसे प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं रहे या ऐसे लोग, कामरान जी जैसे लोग या और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अगर छूटे हैं, जो एक मजबूत प्रदान करते थे मजबूती पार्टी को, तो उसका असर तो थोड़ा तो पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। अच्छा, रितु जायसवाल जी से कुछ अहम सवाल है। आप आई हैं भाजपा में, कितने लोग साथ आए हैं आपके? मेरे तो पूरे सभी लोग साथ आने को तैयार थे पूरा परिवार ही कह रहा था कि हम लोग जाएंगे, मगर देश के प्रधानमंत्री जी की अपील थी कि ईंधन बचाना है, और तो उसका हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा। हमने अपील किया था कि जो दूर के हैं वो ना आए, जो नजदीक हैं वो अगर पास में है तो वो आ सकते हैं, दूर वाले चाहे तो शेयरिंग कर करके और ऐसे सरकारी वाहन का मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है ना उसका प्रयोग करके आ सकते हैं, शेयरिंग ट्रांसपोर्ट, बसेस वगैरह वैसे आ सकते हैं। तो बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी अच्छी खासी संख्या में मुझे लगता है कि वो सब लोग यहाँ पे पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा रहा। मेन था कि वो बधाई देना चाह रहे थे कि आप आई हैं और आपका स्वागत है और आप बहुत ही मेहनती महिला हैं और निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा, आप ऐसे ही मेहनत करें, आप मेहनत ही आपकी पहचान है, ये भी उन्होंने कहा था। तो उस पहचान को, मेहनत वाली पहचान को कायम रखना है। निजी टिप्पणी है हमारा, शायद उचित होगा नहीं होगा, हमने आज से 6 साल पहले भी आपको देखा है, आज भी देख रहा हूँ। काम की वजह से चेहरे पे झुर्रियां आई मेहनत की वजह से, या कुछ और कारण? आपने देखा होगा इसी स्टूडियो में मेरा, अगर आप पहले का देख लो, थी पहले 2 से 3 साल कभी आप देख लोगे या 4 साल कभी पहले कभी देख लोगे, तो मैंने मेरे शरीर को शरीर नहीं समझा। ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल में रही जब मुझे जो भी जिम्मेवारी मिली, लोग कहते ये दिया वो दिया वो दिया, उन्होंने जो भी जिम्मेवारी मुझे दी उसको पूरा करने के लिए मैंने अपना जी जान सब कुछ झोंक दिया कि जो जिम्मेवारी मुझे मिली है उसमें मैं कहीं से भी थोड़ा भी पीछे ना रह जाऊं। ठीक। तो आप अगर कहीं भी शिद्दत से लगते हो तो आपका पूरा सब कुछ लग जाता है, फिर कहाँ फुर्सत रह जाती है कि आपकी सुंदरता खत्म हो रही है या आप किस वक्त से पहले आपके चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, इन चीजों की तरफ फिर देखने का वक्त नहीं होता है। किस तरह का जुनून है? रितु जायसवाल कोई मध्यम वर्गीय परिवार से भी नहीं थी कि बहुत खाने के लाले थे,
कोई ऐसी भी तो नहीं थी कि जो शिक्षा नहीं है तो राजनीति में ही घुस जाते हैं, वही एक बहाना बना लेते हैं और पंचायत चुनाव जीत के कुछ ना कुछ, बहुत होता भी है ऐसा। ऐसा तो नहीं था, फिर किस तरह का जुनून? देखिए, मैं जो छोड़ के आई, जो लोग कहते हैं ना कि मुखिया से, जब मैं मुखिया बनने आई थी ना, मैं वहां थी और उस ऊंचाई से मैंने अपने आप को बहुत नीचे ला करके सबसे अंतिम इकाई का जो चुनाव होता है पंचायत का, वो मैंने लड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे उस जगह के लिए काम करना था जहाँ पे सड़कें नहीं थी, बिजली पानी नहीं थी, ठीक है। शौचालय नहीं थे। तो जब मैं दिल्ली में रह रही थी तो दिल्ली के चकाचौंध में वो तकलीफ मुझे नहीं दिख पाती थी। जब मैं पंचायत आई और मैंने यहाँ की तकलीफ देखी और उस तकलीफ को देख करके मैंने मुखिया बनने का निर्णय लिया कि मैं लड़ूंगी, जनता से वोट हासिल होगा, जीत हासिल होगी, मुझे इनके लिए काम करना है। यहाँ पे कहीं भी राजनीति थी ही नहीं, है क्या? पार्टी बेस्ड तो था नहीं। बिल्कुल। और मैंने अपना किया तो मुझे उस दौरान देखने को लगा कि बहुत जरूरतें हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अंतिम लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, उनके लिए काम हो। तो कहीं ना कहीं से वो मैं और इमोशनली जुड़ती गई और मुझे वो पेन पता है। चूंकि मैंने दिल्ली के गलियारे भी देखे हैं ब्यूरोक्रेसी के, स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली भी IAS देखा है ऑफिसर की मैंने, जब पत्नी रहेंगी तो देखेंगी। लुटियंस दिल्ली के गलियारे भी पता है, ब्यूरोक्रेसी के गलियारे भी पता है। और मुझे पंचायत में, गांव में जमीन के झगड़े, गाय बकरी के झगड़े, अमीन कितना महत्वपूर्ण है, ये मुझे सब पता है। तो मैं इतना जानती हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा बीच में, क्योंकि मैंने वो डॉट से इस डॉट को जोड़ा है, खुद को वो सफर मैंने तय करके मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मुझे पता है कि रियल प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे सब पता है कि चीजें कहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे उस दिक्कतों से निकाला जा सकता है। तो मैं मानती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि अच्छा है कि मुझे डायरेक्टली विधायक का चुनाव या MP का चुनाव, ऐसे भी मेरे फैमिली में ही काफी विवाद हो गया था कि क्या बेवकूफी कर रही है, मुखिया का चुनाव चाहिए है। मेरे मतलब नानी घर के साइड में सब फैमिली वेल ऑफ है, पैसे वाले हैं। मेरे खुद के घर में मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर में 2 फैक्ट्रीज थी, तो कोई कमी पैसे की थी नहीं, है ना। इधर अगर अधिकारी क्लास 1 गजटेड ऑफिसर से आपकी शादी हो रही है तो भाई सब कुछ एक बराबर के ही उसमें रिश्ते में शादियां होती है ना। तो कोई कमी तो मैंने देखी नहीं थी और ना आज भी है किसी तरह की कोई कमी, ईश्वर की कृपा है। अच्छा, वहां से यहाँ तक पति का कितना सहयोग रहा? क्योंकि आपके हस्बैंड हमेशा आपके पीठ पे होते हैं, जब ज्वाइनिंग कर रही थी उस समय भी थे और हमेशा रहते हैं, तस्वीरें क्लियर हो जाती है, हमेशा रहते। कितना सहयोग? ये तो मुझे तो ये लगता है ना कि मेरा तो 99% टेंशन ही खत्म रहता है, क्योंकि एक पीछे से है जो कह रहा है कि तुम बच्चों की फिक्र मत करो, तुम घर की फिक्र मत करो, तुमने अगर समाज को बदलने के लिए अगर कुछ सोचा है, उनके तकलीफ को दूर करने के लिए अगर तुम उनके लिए आई हो, तो वो सोचो यहाँ परिवार को देखने के लिए मैं हूँ, बच्चों को देखने के लिए मैं हूँ। ये इतना मजबूती देता है ये शब्द कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ आपकी जो विचारधारा है उस विचारधारा से जुड़ के उसको और मजबूती देता है। ये मैं उस मामले में बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। आने वाले दिनों में विधानसभा लड़ना चाहेंगी या लोकसभा ही? मेरे दिमाग में अभी कोई सभा नहीं है, मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि मेरे पास अगर कोई कॉल आए, कोई तकलीफ में मुझे कोई उम्मीद से मुझे कॉल करे, तो वो ना उम्मीद हो करके नहीं लौटे, मैं उनके लिए कुछ काम आ सकूं, मैं कुछ कर सकूं, बस यही लेकिन है। ज्यादा काम करने के लिए एक मुकाम तक पहुंचना पड़ता है, एक मंच चाहिए होता है, वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। देखिए, उम्मीदें जुड़ी है लोगों की आपसे। आवाज अगर आप जहाँ पे आप लड़ रहे हो, आपको उसकी तकलीफ पता है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से सदन में उस बात को रख सकते हो। ठीक है। आप बहुत बेहतर तरीके से सदन में उस चीज को रख सकते हो जो अंतिम व्यक्ति की समस्या है, प्रॉब्लम है, जुड़े हो। तो ये तो होता है कि अगर आप सदन की आवाज बनते हो तो कहीं ना कहीं से उस तबके को, उन लोगों को या अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को या वो एक और मजबूती मिलती है, क्योंकि आप उनके हक, उनकी तकलीफ की बात करते हो। तो निश्चित तौर पे अगर राजनीति में वो मुकाम अगर मिलता है तो वो बुरा क्यों होगा, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जो सच में जो रियल प्रॉब्लम है उसको रखना चाहती है। लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं है
अब भी जो चुनाव होने वाले भी हैं उसमें कहीं से मेरी कोई वो नहीं है कि मैं ये लड़ने वाली हूँ। लोग बहुत कयास लगा रहे हैं कि अच्छा ये उपचुनाव लड़ सकती है, अच्छा एमएलसी का, नहीं लड़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप परिहार से आती हैं, शिवहर से आती हैं, सीतामढ़ी भी पूरा बेल्ट है आपका। पार्टी अगर चाहे कि भाई रितु जायसवाल को आगे बढ़ाना है, फिर रितु जायसवाल तैयार है हमेशा। वही अगर शीर्ष नेतृत्व अगर कुछ भी तय करेगा तो मैं कहूँगी नहीं नहीं, नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। शीर्ष नेतृत्व अगर कुछ तय करती है आगे जाकर के 3 साल बाद या 5 साल बाद, वो तो बात की बात है, वो तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगी। बहुत जगहों पे असहजता तब उत्पन्न हो जाती है जब रितु जायसवाल की पकड़ परिहार में है, शिवहर में है, सीतामढ़ी में है, उनको भेज दिया जाएगा कहीं चलिए पटना और बाकी अन्य लोकसभा से लड़िए। उस समय फिर क्या होगा? ये सब कुछ शीर्ष नेतृत्व तय करती है। ठीक है, मुझे इतना पता है, जो अंतर अगर आप मैं देख पा रही हूँ तो इन्हें इतना पता है कि भाजपा का होमवर्क बहुत अच्छा होता है। अच्छा। उनके पास सारी चीजें बहुत बेहतर होती हैं। उन्हें सीखना चाहिए कि उनका जो संगठन बनाने का जो तरीका है, जो संगठनात्मक ढांचा है, वो बड़ा प्रॉपर है। मतलब भाजपा शुरू से पसंद। अगर कोई चीज सही है तो उसकी तारीफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुले मंच से मैंने तारीफ की है कि अगर कुछ राजद को सीखना चाहिए कि किस तरीके से भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और कैसे भाजपा संगठन इतना मजबूत है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर आज बनी हुई है तो कहीं ना कहीं से उसका संगठनात्मक ढांचा है। ये मैंने हर बार राजद के खुले मंच से मैंने ये हर जगह, आप मेरा सुनोगे तो मैं कभी भी अगर जाती थी, महिलाओं के भी कार्यक्रम जो मैं मतलब मजबूत कर रही थी, उस दौरान मैंने कहा कि ये चीज भाजपा से सीखिए आप लोग, ये जरूरी है। क्योंकि बिना संगठन, बिना सोच, बिना एक उसके तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो होना ही चाहिए। एक आखिरी सवाल है, रितु जायसवाल आरजेडी के उन नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो रितु जायसवाल को गद्दार बता रहा है, मामूली मुखिया बता रहा है और ये कह रहा है कि आपको यहाँ तक लाने में आरजेडी की ही भूमिका है, आपके संघर्ष, आपके मेहनत को याद नहीं किया जा रहा, आपकी लोकप्रियता को याद नहीं किया जा रहा, आपके राष्ट्रीय पुरस्कार को याद नहीं किया जा रहा, उन्हें क्या कहेंगे? पहली बात कि मुखिया तो बहुत सारे थे, बिल्कुल, मुझे क्यों बुला करके दिया गया वो जवाब तो वहीं से उनको बेहतर मिल सकता है। ठीक है, जिनको मामूली मुखिया बताया जा रहा है तो वो एक बार देख सकते हैं कि कितनी मामूली मैं थी, है ना। तो पहली बात तो ये 30 किस बात की है, क्यों मतलब अंदर खाने में जो उधर खलबली मची हुई है, क्या वजह है उस खलबली के पीछे के कारण? मैं चुनाव जो है ना, मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो राजद के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हूँ। ये आज की बात तो है ही नहीं कि आज मैं भाजपा में शामिल हुई है, ये भाजपा में मैं आज शामिल हुई हूँ, लेकिन चुनाव तो 4 महीने पहले मैंने तो राजद के खिलाफ ही लड़ा था चुनाव, और मुझे राजद के खिलाफ वोट मिले ना भाई। राजद के प्रत्याशी तो वहां पे खड़ी थी, उनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन राजद के वोटर तो राजद के खिलाफ ही मुझे वोट कर रहे थे। नहीं, लेकिन राजद के नेता तो ये मान रहे हैं ना कि रितु मुखिया से जो है रितु जायसवाल हमने बनाया। अच्छा, वो उस वक्त रितु जायसवाल नहीं था। देखिए, रितु मुखिया से यानी कि ऐसा ब्रांड बनाया जिसकी पूरे बिहार में पूछ होने लगी। आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी, मैंने उस काम में कहीं कोई कमी नहीं रखी। मैंने अपने आप को झोंक दिया पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली तो पूरे बिहार में जिस तरीके से संगठन बनाया गया उसका एग्जाम्पल बापू सभागार है, और उसका एग्जाम्पल महिला संवाद है, जो पूरे बिहार में जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दौरा हुआ तो उस दौरान उन्होंने जो एक संगठन देखने को मिला, उन्होंने खुद कई बार अप्रिसिएट किया कि नहीं, रितु जायसवाल जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हमने और भी लोगों को जिम्मेवारी दी थी, और भी जिम्मेवारी, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन है। मुझे कई बार अप्रिसिएट किया गया, राजद के ही लोग अप्रिसिएट करते थे कि अब लग रहा है कि महिला संगठन में जो है वो जान आ गई है, ताकत आ गई है। तो आपने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पहला चुनाव दिया, चुनाव किस वजह से हारी आपको पता है। दूसरा मौका आपने दिया लोकसभा का टिकट दे करके, वहां पर आपने 29 दिन पहले मुझे टिकट दिया और महज में 29,000 वोट से चुनाव हारी, जहां आप 3,40,000 वोट का हारने का आपका फासला आंकड़ा रहता था कि आप उतने वोट से हारते थे, वहां मैं इतने कम पे लेके आई, तो मैं वहां भी नहीं मानती कि कहीं ना कहीं उनको कुछ दिख रहा होगा कि इनके अंदर ये क्षमता है, तभी तो आप दे रहे थे ना, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी हो या टिकट हो। और टिकट के जो वोट प्रतिशत रहे
वो भी बता ही दिया। 25 से 30 का जो चुनाव होगा, 25 सीट पर आरजेडी है। आरजेडी 30 से 35 की मैं बात कर रहा हूँ, 30 के बाद 35 में जो चुनाव होगा, 25 सीट वाली आरजेडी बढ़ेगी आगे या और घटेगा संख्या? देखिए, अगर उन्होंने संगठन पे काम नहीं किया, अगर उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं, अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो झुकेगा, वो टूटेगा, और वो टूटेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। जेडीयू को कहाँ देख रहे हैं? जेडीयू को लोग कह रहा है कि खत्म हो जाएगी जेडीयू। जैसे मजबूती से साथ थे बीजेपी के, वैसे ही मजबूती से साथ आज भी हैं। भाजपा के नेता बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हम तो शुरुआती दौर से जब भाजपा में है तो चाहेंगे कि भाजपा का सरकार हो, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, तो भाजपा का मुख्यमंत्री भी बन गया। आप क्या चाहते हैं कि मतलब पूर्ण बहुमत वाली सरकार बिहार में भाजपा की होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है ना, ये अटूट है और ये सलामत रहेगा। आने वाले दिनों की बात कर, आने वाले दिनों में भी सलामत रहेगा। सलामत रहेगा, बिल्कुल सलामत रहेगा, आप उसकी चिंता मत करो। ये बहुत ही अटूट गठबंधन है और ये दोनों ही पार्टियां जो है वो गठबंधन के महत्व को बहुत अच्छे से समझती हैं और कद्र करना जानती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही बना रहेगा और ऐसे ही अटूट रहेगा। बंगाल में चुनाव हुए और अन्य 4 राज्यों में, कुल 5 राज्यों में चुनाव हुए, भाजपा अच्छे प्रदर्शन में रही, खासकर बंगाल पे। क्या लगता है बंगाल में जो आरोप लग रहे हैं कि वहां पे पूरी की पूरी केंद्र सरकार की जो एक मिशनरी है वो जीती है? वोट कौन करता है? मशीन तो खुद को वोट नहीं करता ना, वोट तो जनता करती है ना। तो जो जनता ने अगर जिस पर बटन दबाया होगा वही निकला होगा ना। तो ये जनता की परिवर्तन, वहां पे जनता की चाहत थी, परिवर्तन जनता की चाहत थी। पूरे देश में भाजपा मांग है जनता के लिए। जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है, जनता समझ रही है कि किस तरीके से इतने भीषण कठिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिंदुस्तान खड़ा रहा। कई जगह पे लोगों को युद्ध जैसी चीजों का सामना करना पड़ा, हिंदुस्तान फिर भी अड़ा रहा। तो कहीं ना कहीं से देश ने और विदेशों ने भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का लोहा माना है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को लोहा माना है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रितु जायसवाल जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। सवाल जितने थे हमने ले लिए। जो लोग रितु जायसवाल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं, कोस रहे हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिल गया होगा। एक ही मकसद है, अपने लोगों के लिए काम करना, उन लोगों के लिए जो संकट में भी रितु जायसवाल के साथ खड़े। और भाजपा इसलिए अच्छी है कि क्योंकि बीजेपी में बेहतर संगठन है और वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो अन्य फिर दूसरे गेस्ट जब आएंगे तो उनसे भी इसी तरीके से सवाल और जवाब होंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।